A very good morning to all my students of MA Final Geography, Government College, बूंदी। मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी का आज के ई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आपको ज्ञात है कि हम आपके MA फाइनल ज्योग्राफी के पेपर नंबर 6A कृषि भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने कृषि के विकास और प्रसरण का प्राचीन काल में अध्ययन किया था। हमने प्राचीन काल को 2 भागों में विभाजित करके और विस्तार से प्राचीन काल में कृषि का विकास और प्रसरण में क्या विशिष्टताएं थीं उनका अध्ययन किया। आज हम कृषि विकास और प्रसरण के अंतर्गत अपने भाग 2 के इस वीडियो में मध्यकाल में कृषि के विकास और विसरण का अध्ययन करेंगे। So today we start with the part 2 of our topic connected with development and dispersal of agriculture। आज हम कृषि विकास और प्रसरण भाग 2 में मध्यकाल में कृषि के विकास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं कि कृषि का विकास एवं प्रसरण एक लंबी उद्भवात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। यह जो लंबा इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा है उसमें कृषि का विकास कई क्रमागत अवस्थाओं में हुआ, जैसे कि हमने हमारे कल के वीडियो में भी देखा था कि जो कृषि का विकास हुआ वह मानव की सभ्यता के विकास के साथ साथ कनेक्टेड था। मानव अपने विकास के क्रम में प्रागैतिहासिक सभ्यता के समय आखेटक फल संग्रहक और मत्स्य पकड़ अवस्था में था। उसके बाद जब वह स्थानांतरणशील रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा अपने भोजन के लिए, तब स्थानांतरणशील अवस्था में मानव समाज आया और कृषि भी स्थानांतरणशील अवस्था में आई। उसके बाद कृषि अर्धस्थायी अवस्था के बाद प्रारंभिक स्थायी अवस्था में विकसित हुई। इसके बाद जब मानव समाज स्थायी हो गया और मानव स्थायी रूप से रहने लगा तो सघन स्थायी जीवन निर्वाहन कृषि अवस्था आई। फिर मानव समाज के तकनीकी विकास के साथ साथ कृषि की विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर अवस्था आई। फिर कृषि व्यापारिक अवस्था और आज की बाजारोन्मुख अवस्था में विकसित हुई। तो इन कृषि अवस्थाओं का उद्भवात्मक विकास अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली भौतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में विकास की अलग अलग अवस्थाएं पाई गईं। कृषि विकास व प्रसरण की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझने के लिए उसे 3 कालों और 6 उपकालों में विभक्त किया जा सकता है। प्राचीन काल, जिसमें है प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल, मध्यकाल जिसके उपकाल हैं पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल, और आधुनिक काल जिसमें पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल। हमारे कल के वीडियो में हमने प्राचीन काल में कृषि के विकास और प्रसरण का अध्ययन किया था। आज हम कृषि के मध्यकाल में प्रसरण और विकास का अध्ययन करेंगे। मध्यकाल को 10 AD से लेकर 18 AD के समय तक का माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का जो समय है वह 10 AD से 13-14 AD तक का माना जाता है। कांस्य एवं लौह युग में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रचलन प्रारंभ हुआ।
जैसे लोहे का नुकीला हल, फावड़ा, हंसिया, कुल्हाड़ी, कांसे की धारदार तलवार, पेच, खंजर। और क्योंकि इससे पहले चक्की का आविष्कार हो चुका था, तो घोड़ों एवं बैलों द्वारा चलित कांस्य रथ भी इस समय चलने लगे थे। इन यंत्रों के आविष्कार एवं प्रचलन से कृषि क्षेत्र का क्रांतिकारी विकास हुआ। पहली चीज़ तो ये हुई कि कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। जो एरिया अंडर एग्रीकल्चर था वो अब नदी घाटियों या मैदानी क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों के जो आसपास के अन्य क्षेत्र थे उनमें भी होने लगा, क्योंकि हमें ऐसे औजार मिल गए थे जो कि थोड़ी सख्त भूमि से भी को भी हल के द्वारा खोदा जा सकता था, जुताई की जा सकती थी। तो कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, और क्योंकि कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ तो कृषि में उत्पादन भी बढ़ा। और कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषि में नए नए औजारों का उपयोग किया जाने लगा, तो कृषि व्यवस्था में भी परिवर्तन आए। उत्पादन वृद्धि हुई और उसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक कृषि व्यवस्था प्रारंभ हुई, क्योंकि बाजारों में कृषि उत्पाद भेजना भी आसान हो गया, रथों के द्वारा और अन्य यातायात के साधनों के द्वारा। और इस समय मानव स्थायी रूप से नगरीय क्षेत्रों में भी रहने लगा, तो कृषि उत्पादनों का डिमांड या कृषि उत्पादनों की मांग बढ़ी। क्योंकि मानव स्थायी रूप से रहने लगा, हमारे समाज और हमारी संस्कृति का विकास हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई, तो नगरीय केंद्रों का विकास हुआ। राज्य डेवलप हुए इस समय और नगरीय केंद्रों का विकास हुआ। नगरीय केंद्रों के साथ साथ ही बाजार क्षेत्रों का भी विकास हुआ। ना ये बाजार के केंद्र भी थे जहाँ पे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, और उसके साथ साथ ही हम बाजार के अंतर्गत मांग को भी ले सकते हैं कि कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ी, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में जो लोग रह रहे थे वो दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे कृषि के अलावा भी, तो इनके द्वारा भी कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी, तो पॉपुलेशन बढ़ी। अर्बन सेंटर्स में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वहाँ कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी, और इसी के साथ साथ जो बाजार केंद्र थे उनका भी विकास हुआ। इस समय क्योंकि टेक्निक्स में डेवलपमेंट हुआ, तो कृषि कार्यों एवं कृषि पद्धति में भी तकनीकी उन्नति हुई। खाद्यान्न उत्पादन और पशुपालन तो प्राचीन काल में ही होने लगा था। इस समय फलों की खेती भी व्यापक स्तर पर की जाने लगी ना, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल के अनुसार जो फिज़िकल कंडीशंस थी उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के फल उगाए जाते थे, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के फलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ, और इससे फलों का भी अन्य कृषि उत्पादों के साथ साथ व्यापार होने लगा। यह वह समय था जब, क्योंकि राज्य डेवलप हो गए थे, तो बड़े बड़े खेतों में जो राजाओं के बड़े बड़े खेत थे, राजाओं की बड़ी बड़ी कृषि भूमियाँ थीं, क्योंकि बड़े अन्य जो कृषि क्षेत्र थे, जो अन्य जो भूमि के क्षेत्र थे वहाँ पर भी कृषि की जाने लगी। तो यह वह समय था जब श्रमिकों के रूप में दास प्रथा का प्रचलन आरंभ हुआ। अकृष्य भूभाग, पठारों और पहाड़ी ढलानों पर कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। अब इसके दो फैक्टर्स थे, तकनीकी डेवलपमेंट के कारण, नए नए औजार हमें मिले उसके कारण, और दास प्रथा के कारण श्रमिक भी उपलब्ध हुए। और फोर्थ फैक्टर ये था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी।
तो इसलिए जो कृषि क्षेत्र थे उसमें विस्तार की ज़रूरत आ गई और अकृष्य भूभाग, पठारों और पहाड़ी ढलानों पर भी कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। खाद्यान्न, जैसा मैंने अभी कहा, खाद्यान्न और सब्जियों के साथ साथ फलों का उत्पादन भी बढ़ा और इन सब के साथ साथ क्योंकि कृषि के लिए पशुपालन की आवश्यकता थी, पशुओं की आवश्यकता थी, तो पशुपालन भी विकसित हुआ। नाउ क्योंकि कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा, पद्धतियाँ चेंज हुई, तो मृदा संरक्षण एवं सिंचाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा क्योंकि प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करना था। कृषि केंद्रों से परस्पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कृषि प्रावधि का प्रसरण हुआ। यातायात साधनों का विकास हुआ, रथों का विकास हुआ, एनिमल्स को यूज़ किया जाने लगा, बाजार और नगरीय केंद्रों का विकास हुआ। तो एक केंद्र से दूसरे केंद्र, जो एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार तक नॉट ओनली सीड्स या जो प्रोडक्ट्स हैं या शस्यों का प्रसरण बढ़ा, किंतु जो तकनीक थी, नए औजार थे, नई तकनीक थी, उसका भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रसरण हुआ। कृषि केंद्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य विकसित हुआ। जो अर्बन सेंटर्स थे उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में डिमांड के अनुसार कृषि कार्य विकसित हुआ, जैसे सब्जियां या डेयरी फार्मिंग, पशुपालन करके डेयरी फार्मिंग होने लगी, सब्जियां होने लगी, फल होने लगी। ये ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी नगरीय क्षेत्रों में डिमांड थी, तो इनका केंद्रों के आसपास इनका कृषि उत्पादन विकसित हुआ। यह था पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल का जो समय माना जाता है वो 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का माना जाता है। इस समय विश्व के विभिन्न भागों में राजनीतिक उथल पुथल आरंभ हो गई थी। कई धार्मिक समुदायों और धार्मिक मठों ने शक्तिशाली भूमिका अदा करना शुरू कर दिया था और ये जो गतिविधियां थीं, राजनैतिक और धार्मिक गतिविधियां थीं, इनका कृषि पर भी इफ़ेक्ट पड़ा और इसके प्रभाव से जो कृषि प्रक्रिया थी और कृषि प्राविधि थी, उसमें भी हम ये धार्मिक समुदायों और धार्मिक मठों की भूमिका और राजनीतिक उथल पुथल का इम्पैक्ट इस समय देख सकते हैं। कृषि प्राविधि और कृषि प्रक्रिया के विकास पर जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स थे, जो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स, अपहीवल्स इस समय हुए, उनका प्रभाव पड़ा। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि विकास के स्तर में भिन्नता विकसित हुई क्योंकि पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य और अलग अलग राजा थे और अलग अलग धार्मिक मठ और धार्मिक संप्रदाय थे। इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में कृषि कार्य किया और इससे विकास के स्तर में भिन्नता विकसित हुई। किंतु कृषि कार्य में दक्षता बढ़ती चली गई क्योंकि टेक्नोलॉजिकली मैन एडवांस होता गया, नई टेक्निक्स आती चली गई, तो कृषि कार्य में दक्षता बढ़ती चली गई। इसी समय क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया बढ़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, तो मृदा संरक्षण के लिए और भूमि का ढंग से उपयोग किया जा सके, इसके लिए मानव ने पशु खाद एवं ग्रीन मैन्योर का प्रयोग आरंभ कर दिया था। जैसा कि अभी हमने देखा कि कृषि प्राविधि में चेंजेस आए, तो इस समय मानव फसल चक्र के द्वारा भी कृषि संरक्षण विधियों का यूज़ करने लगा और फसल चक्रों से मृदा संरक्षण के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी विस्तार हुआ। जो मार्जिनल एरियाज़ थे, नदी घाटियों से दूर जहाँ कृषि हो रही थी, पठारों पर, अकृषि क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर, वहाँ पर सिंचाई पद्धति का विकास हुआ। सीढ़ी नुमा कृषि
और शुष्क खेती का प्रचलन हुआ। ये पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा कृषि की जाने लगी। पहाड़ी क्षेत्रों में और सेमी एरिड जो एरियाज़ थे, अर्ध शुष्क क्षेत्र थे, वहाँ पर ड्राई फार्मिंग की जाने लगी। इस समय स्लीचर ने ये कहा है कि मध्यकाल में 5 प्रकार की कृषि पद्धतियों का उपयोग होने लगा। वे थी अस्थायी पद्धति, जिसमें एक बार कृषि करने के पश्चात भूमि को अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया जाता था। दूसरी थी आंशिक सघन एवं आंशिक विस्तृत कृषि पद्धति, जिसमें खेत के एक हिस्से में खेती की जाती थी और दूसरा हिस्सा रिक्त छोड़ दिया जाता था। द्विवर्षीय चक्र कृषि पद्धति का भी उपयोग इस समय हुआ, जिसके अंतर्गत जिस खेत में एक वर्ष खेती होती थी उसे दूसरे वर्ष पड़त छोड़ दिया जाता था। त्रिवर्षीय चक्र कृषि पद्धति में एक वर्ष खेती करने के पश्चात 2 वर्ष उस भूमि को पड़त छोड़ा जाता था। और त्रक्रमिक चक्र पद्धति में शीतकाल में गेहूं और राई की कृषि होती थी, बसंत में जौ की खेती होती थी और फिर तीसरे वर्ष उसे परती के रूप में छोड़ दिया जाता था। तो इस समय मध्यकाल में 5 कृषि पद्धतियों का विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा था। और क्योंकि सिंचाई का उपयोग होने लगा, शुष्क पद्धति का उपयोग होने लगा, ये अलग अलग तरह की 5 प्रकार की कृषि पद्धतियों का उपयोग हुआ, तो कृषि उत्पादन और अन्न उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ। पड़त भूमि, बंजर भूमि और दलदली भूमि को कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाने लगा। कृषि कार्यों में विशिष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इवन श्रमिक भी विशिष्ट हो गए और साथ साथ ही प्रोडक्शन एरियाज़ भी विशिष्ट हो गए। जैसे तटीय क्षेत्रों में धान हो रहा है, जो रिवर वैलीज़ हैं वो गेहूं उत्पादित करने लगी, और जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र थे वहाँ पे जौ का उत्पादन होने लगा। इसी तरीके से जो फल जिस क्षेत्र का था उस फल का उस क्षेत्र में प्रोडक्शन होने लगा, तो कृषि उत्पादों में भी विशिष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यूरोपीय नाविकों ने इस समय नए समुद्री मार्गों की खोज की और फिर इन समुद्री मार्गों से दूरस्थ क्षेत्रों में आयात निर्यात प्रारंभ हुआ। और क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्रों में आयात निर्यात प्रारंभ हुआ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फसलें गईं, तो फसल एवं बीजों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रसरण हुआ। मध्य काल में तकनीकी विकास, नई पद्धतियों और प्राविधि के प्रयोग से कृषि प्रक्रिया और शस्य प्रतिरूप में संरचनात्मक परिवर्तन हुए। यह मध्यकाल का जो इम्पैक्ट है कृषि पे, ये जो डेवलपमेंट है, वह हम कह सकते हैं कि इस समय तकनीकी विकास हुआ, नई पद्धतियाँ और प्राविधि का प्रयोग हुआ और इससे शस्य प्रतिरूप और कृषि प्रक्रिया में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। इसके लिए आप जो रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं वह है कृषि भूगोल। ये डॉक्टर जी.एन. पांडे और डॉक्टर S.R. कमलेश द्वारा लिखित बुक है और वसुंधरा प्रकाशन का पब्लिकेशन है। आज का जो आपका असाइनमेंट है इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। मध्यकाल में कृषि के विकास एवं प्रसरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि विकास के विभिन्न कालों में विभाजित करते हुए प्राचीन काल व मध्यकाल में कृषि के विकास व प्रसरण पर लेख लिखिए। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 200 से लेकर के 500 वर्ड्स तक में आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो हमारे आज के वीडियो में हमने एग्रीकल्चर का मध्यकाल में डेवलपमेंट और डिस्पर्सल पढ़ा। हमारे अगले वीडियो में हम आधुनिक काल में कृषि के विकास और विसरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।